मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परमानंद का विषय है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल 17 वर्ष पूर्ण कर 18वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। सतमोला कवियों की चौपाल का ये विशेष हम 5 एपिसोड पूरे अगस्त में हम चलाएंगे। सतमोला कवियों की चौपाल का प्रारंभ 15 अगस्त 2004 को साधना टीवी पे प्रारंभ हुआ और आज तक निरंतर जारी है, आगे भविष्य में भी अनवरत चलता रहेगा। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे मध्य उपस्थित हैं देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी। जोरदार ताली के साथ हम रामनिवास गोयल जी का स्वागत करते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल का ये प्यारा सा छोटा सा प्रांगण, प्रवीण आर्या जी का निमंत्रण और अनिल जी मित्तल जो मेरे मित्र भी हैं, खाली वो व्यापारी नहीं, वो दानदाता भी है। हमारी यहाँ संस्था चलती है सूर्यनगर में, इनके घर के पास ही महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान डायग्नोस्टिक सेंटर है, चैरिटेबल, उसमें बहुत योगदान देते हैं। जब मुझे पता लगा चौपाल का स्थान भी यही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अनिल जी से, हालांकि कल भी मिले थे, हम 3-4 घंटे बैठे, आज इनसे मिलना हुआ दोबारा से। मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा, जहां व्यक्ति बैठकर कुछ विचार करने लगता है और अलग अलग कवियों को सुनकर प्रेम रस भी, वीर रस भी, हास्य रस भी, सबका समावेश हुआ है। अपने आप को जैसे गाड़ी ओवरहॉलिंग के लिए ओवरहॉलिंग हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब खूब अच्छा गुदगुदाया हमारे तरंग जी ने, अच्छा लगा। बहन जी ने प्रेम रस का बड़ा अच्छा, अब आपने वीर रस भी जोड़ा, प्रेम रस भी जोड़ा। अब मैं तो सोच रहा हूँ कविता ही सुना के बोलना तो क्या है।
साहित्य जो है वो किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है। जहाँ साहित्य मर जाता है वो राष्ट्र भी मर जाता है, ये गांठ से बांध लीजिए। वो समाज जिंदा नहीं रहता। साहित्य से मेरा तात्पर्य जो है चाटुकारिता से नहीं है, सच्चाई को लिखना, आईना दिखाना, जिसका भी जिक्र भी हुआ, वो साहित्य है। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, दिनकर जी को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए, हरिश्चंद्र जी को ले लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मैं निराला जी को मैंने बहुत पढ़ा है, मैं भी प्रेम रस और वीर रस का बहुत दीवाना रहा हूँ, बहुत कविताएं लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो आज के कवि और पुरानी पीढ़ी के कवियों में बुरा नहीं मानिएगा, बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार बड़ी दुखदाई होती हैं, बड़ी पीड़ा, उन साहित्य प्रेमियों को बहुत पीड़ा पहुंचाती। शर्मा जी का जो हमारे हास्य कवि अभी पिछले वर्ष कोरोना काल जब समाप्त हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, उनका फ़ोन आया, रामनिवास जी हम कवियों की बात आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुछ कवियों की कवि सम्मेलन नहीं, उनका एक विधानसभा में कवि सम्मेलन रखवा दीजिए। मैंने कहा स्वागत है, रखिए, अच्छी बात है, कुछ राशि देनी पड़ेगी। मैंने बताइए क्या क्या देने, वो जिक्र नहीं मैं कर रहा। उन्होंने अच्छे कवि बुलाए, एक कवि सम्मेलन हुआ, विधानसभा के अंदर हुआ, और जो राशि उन्होंने कहा वो हमने दी। तो ये साहित्य को जीवित रखने का, कवियों को जीवित रखने का दायित्व भी सरकारों का और हम समाज प्रेमियों का है। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ एक कविता दोनों रूप में है, वही कविता प्रेम रस में भी है और वीर रस में। हास्य रस में मैं जरा सुनकर हंसता हूँ, लेकिन कभी लिखा नहीं मैंने। आपातकाल में बहुत कुछ लिखा, उसके बाद थोड़ा राजनीति में आ गए, लिखने का समय कम मिला। उसी में से कविता उधम सिंह काम्बोज जी को मैं बहुत मान से, प्रेम से देखता हूँ, और आज के प्रसंग में मुझे वो कविता उचित भी लगी। जो यहाँ से लंदन गए, अपनी डायरी में पिस्टल हमने पढ़ा होगा सबने, और वहाँ जाकर के मर्डर किया, डायर का मर्डर किया, एक बदला लिया पिस्टल से। मैं उनकी समाधि बनी, जिन्होंने पूर्व पश्चिम पिक्चर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार बोलता है कि मैं पहले उनकी समाधि पर जाऊंगा। जिस दिन उनको फांसी होनी थी, उसकी सुबह बिल्कुल प्रातःकाल एक दृश्य मैंने रचना की और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी। वो जेल की कोठरी में खिड़की से हवा का झोंका आया, वहाँ की हवा शीतल होती है, तो कुछ पंक्तियां लिखी, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है, माना मैंने मेरे जख्मों पर चाहती हो मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी है मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी भारत माँ की हृदय में मेरे, तुम पहचान जाना ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। इंग्लैंड की हवा है ना, उसको पहचान दे रहे हैं। सागर चरण धोता है उसके, हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर, अयोध्या भी जाना, मथुरा भी जाना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। कल्पना कर लें, हम लोग सब अयोध्या, मथुरा, माया, काशी ये सब कुछ करते हैं, हम अपना कितना अपने बच्चों को लेकर जलियांवाला बाग जानते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा अगर मंदिर है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंदिर जलियांवाला बाग है। अमृतसर चले जाएंगे लेकिन फिर भी जलियांवाला बाग नहीं जाएंगे। स्वर्ण मंदिर चले जाए लेकिन वहाँ नहीं जाते। ये बड़ा पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना, ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना
मेरे भारत देश जाना। अंतिम पंक्ति, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आई। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। ऐ मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप सबका अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी कभी इस ढंग की चौपाल हो, राजनीति से हटकर हमको बैठने का भी अवसर मिले। और मैं प्रार्थना करूँगा कभी विधानसभा में आइए। विधानसभा हमारी इस वक्त तो राजनीति का अखाड़ा कम है, देश प्रेमियों का अखाड़ा ज़्यादा बनी हुई है। आपको वहाँ लगेगा नहीं कि हम किसी विधानसभा में आए। वहाँ जब एंटर करेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का आपको हाफ स्टैचू वहाँ तीनों के लगे। दिल्ली एक ऐसी विधानसभा है पहली, और उस विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। कभी आएंगे तब आपको। अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी का अखबारों में पढ़ा होगा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, अच्छा स्मारक बनाया है। क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारियों के चित्र वहाँ लगे हुए हैं जिनको हम भूल गए। और अंत में मैं, जिनके हम सब लोग दीवाने रहे हैं, मैं बहुत युवा होता था तब से, लगभग 13-14 साल की उम्र रही होगी। नीरज जी को सुनने का बड़ा शौक़ रहता था। आज उनका जन्मदिन भी है और उनके आज के पावन जन्मदिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय। उनके साथ ही दिल्ली के लोकप्रिय साहित्यिक अभिरुचि के कवि श्री महेंद्र गोयल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और सतमोला ग्रुप लगातार 17 सालों से ये कवियों की चौपाल का प्रोग्राम करवा रहा है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अनिल मित्तल जी, तिलक चांद जी और बड़े भाई, नाम एकदम दिमाग से, आनंद जी, केमिकल का काम है, इनसे बहुत पुराना परिचय है। और महेंद्र अजनबी जी, और एक सूत्र में पिरोने वाले प्रवीण आर्य जी, और उपस्थित मेरी बहनें, भाई बंधु, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कवियों की चौपाल का आप जो प्रोग्राम करते हैं और मुझे भी आज यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी भी इस प्रोग्राम में आए थे। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और विधानसभा में उनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। उन्होंने आज अपना संरक्षण यहाँ पर दिया था, तो किसी कार्यवश वो गए हैं, तो उनको भी मैं पीछे से प्रणाम करता हूँ। आज प्रवीण भाई ने कई मंचों के ऊपर एक कविता मुझसे सुनी है। वो शब्द मेरे नहीं है, लेकिन कहीं पर जिंदगी के अंदर उदासी होती है या कहीं पर किसी को प्रेरणा देनी होती है, तो उन शब्दों को मैं अक्सर गुनगुना लेता हूं और आपके साथ भी आज मैं शेयर कर रहा हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सतमोला ग्रुप का भी मैं जो इतिहास देखता हूं, इन्होंने
बहुत अच्छे से मेहनत की है। और आज तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को रोटी खानी होती है तो पचानी होती है तो कहते हैं भाई सतमोला की गोली लेना। ये अनिल जी सही है नहीं आनंद जी? ठीक कह रहा हूं ना? क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं ये सभी के सभी जमीन से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतनी दूर आने का ये लोगों ने यहाँ पर प्रयास भी किया और आए भी। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कामयाबी एकदम ही कदम नहीं चूमती। संघर्ष करना पड़ता है, सत्य की राह पर चलना होता है, लोगों के बीच में अपना विश्वास देना होता है। जहां पर आपका विश्वास एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया तो फिर आप कोई भी काम कर लें। संघर्ष के रास्ते कठिन तो जरूर होते हैं, लेकिन जब उसकी रफ्तार पकड़ लेती है उसकी गाड़ी, तो मंजिल कितनी भी लंबी क्यों ना हो तो अपने आप आपके कदम आकर चूम लेती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के अंदर कुछ और लाइनें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और विचार करें, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सफलता एकदम नहीं मिलती। बहुत सी असफलताएं व्यक्ति को डिगाती भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चलता रहता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता था। और अभी कोरोना महामारी के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत से अपने भी खोए हैं, बहुत से अनजान भी खोए हैं, लेकिन दुख तो बराबर का है। क्योंकि जब किसी की चीख पुकार को सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उम्र के तजुर्बे बहुत होते हैं। आज मैं भी 59 साल का होने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ तक आते आते आदमी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। तो प्रवीण जी से बात हो रही थी, उस समय में हम कहीं पर कुछ समय बच जाता था। ये भी लाइनें कहीं पे महेंद्र अजनबी की हैं, कहीं पर किसी की हैं, कहीं पे किसी की है, जोड़ने का प्रयास किया था। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, और उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती जाती है, कभी महेंद्र अजनबी जी जवान थे, उनकी बातें सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और खास तौर पर वो व्यक्ति जो अपने आप का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, मैं सैल्यूट करता हूं। जिन शब्दों का आपने अपने लिए प्रयोग किया था, यह हर किसी का जिगरा नहीं होता। अपने आप का मजाक बनवाने के लिए एक जिगरे की जरूरत होती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए आप अपना थोड़ी देर भी मजाक यदि बनवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास। मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते देखा।
मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते हुए देखा है। जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा है। उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा। ये अक्सर होता है या नहीं होता है? ये जीवन की सच्चाई है। लोगों की नजर को देख के लोग इशारा समझ जाते थे, लेकिन उन्हीं नजरों से उम्र के किसी पड़ाव के ऊपर उनसे नजरें चुराना आदमी बेहतर समझ लेता है। और वो फिर क्या करता है? फुट फुट कर होता है, अरे मैंने अपनी उम्र के अंदर ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और आज नजरों से नजर मिलते हुए भी नहीं बन पाती है, तो उसकी आंखें जर्जर बरसती हैं उस बरसात की तरह। तो ये भाव थे मेरे इसमें। जिनके हाथों के इशारे से टूट जाते थे पत्थर, और उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा होगा। लोग सिर्फ हाथों से मामूली इशारा करते हैं, कहीं पर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है। लेकिन आप अपने हाथों से ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़ने का काम करें, किसी को तोड़ने का काम ना करें। ये मेरा भाव है इसके अंदर। अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों, अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। कर सको तो बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो, बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो। यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है, यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। तो कहने का भाव यही है कि हम जिंदगी के अंदर अच्छे काम करें। बहुत से अनजाने के अंदर गलत भी काम हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपसे अनजाने में कोई गलत काम हो गया तो उसके ऊपर आप पश्चाताप भी करें। यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर सुधार आ जाता है, अच्छे कार्य फिर से करने होते हैं। मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि आप कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप सिर्फ अच्छे बन जाओ, अच्छे काम तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं पुनः सभी से दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सतमोला ग्रुप के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप आज भी इज्जत से आपका नाम लिया जाता है। अदरवाइज मैं बहुत कम किसी भी प्राइवेट या किसी भी व्यक्ति के विशेष के मैं जाया नहीं करता, लेकिन कहीं पर अच्छा नाम मुझे मिलता है, वो किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता हो, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। मैं उस व्यक्ति को चूज करता हूं जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो उसे अच्छे व्यक्ति के अंदर आप मेरी लिस्ट के अंदर भी है। तो मैं अनिल मित्तल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। संरक्षक श्री अनिल कुमार मित्तल जी सतमोला के चेयरमैन आज हमारे बीच में हैं और पहली बार हम सतमोला कैंपस में ये शूट कर रहे हैं और आज हमारे बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। सतमोला कवियों की चौपाल के मुख्य सलाहकार श्री तिलक चांदना जी भी हमारे बीच में हैं, प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लीजिए, सतमोला कवियों की चौपाल में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका एक नाम होता है,
जिस मुकाम को उन्होंने छुआ है उनका नाम होता है श्री महेंद्र अजनबी झा। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया कि उसका सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा। मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे, जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, बिल्कुल अलग तरह की कविता है। एक बार तालियां बजाकर मन दें। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया, हरे भरे पेड़ से ठूंठ हो गया। नहीं, ये कविता दूसरी थी। वो तो कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझ कर घुस जाता। आज भी यही सोच के आ गया हूं मैं कि हालत इतनी खराब है कि जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझ कर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी, आज भी नहीं है। मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। एक जगह मैंने जेब से कागज़ निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया कर हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे हो लिस्ट अपने घर के राशन की। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाया जाओ। वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में है, ऐसी है कि कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है कि भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, आप सबकी तालियां चाहता हूँ। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया। टूटी दाई टांग थी, प्लस्तर बाई पर चढ़ा दिया। और मित्र भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज़्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन दोस्तों कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब
हम सब ना जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं, हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं, हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा, हम सब भूल चुके गाँव की ताज़ा हवा। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश, हम सब भूलते जा रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ भाई प्रवीण जी का कि उन्होंने आपके बीच में मुझे यहाँ पे बुलवाया। और मेरे मित्र हैं, जब भी उनका आदेश होता मेरे लिए अध्यादेश की बराबर वो हो जाता है। और इतनी पुरानी अपनी दोस्ती, ये सतमोला जब से शुरू हुआ है कार्यक्रम, मेरे ख्याल से मैं तब से इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ, उस समय तक से आ रहा हूँ जब आदित्य जी भी आया करते थे इस कार्यक्रम में। आदित्य जी बहुत प्रेम करते थे भाई प्रवीण को, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपसे। महेंद्र अजनबी अपनी विशेष प्रकार की कविताओं के लिए जाने जाते हैं, व्यंग के लिए जाने जाते हैं। आज हास्य के नाम पर चुटकुलेबाजी होती है, उस चुटकुलेबाजी से इतर एक विशेष रूप से जिनके पास विधा है, वह है शब्दों के कल्पना को लेकर के उसमें अपनी कविताओं को कल्पना से यथार्थ तक लाने वाले ऐसे महान कवि का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बड़े ही आदर और सत्कार भाव से उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना काव्य प्रस्तुति अपनी प्रस्तुत करें। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय सेठ जी हमारे बैठे हैं, जिनके प्रांगण में ये सतमोला कवियों की चौपाल आज लगी हुई है। बहुत लंबे समय के बाद लगी है। चौपाल चारों तरफ घूमती रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद यानी जवानी में 17वीं साल में जब ये सतमोला लगा है तब अपने घर आई है। 18वां हाँ सब, जबकि यौवन तक घर में रहती है चौपाल, फिर बाद में घूमती है। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय गोयल साहब दिल्ली सरकार में, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत और आपके सामने कुछ हास्य की बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो लगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत सारे लोग रोए, बहुत सारे लोग गए। सबको श्रद्धांजलि। और जो रोए उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रोने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि दुख में जो मुस्कराता है वो हमेशा मस्त रहता है। तो मैं बताऊँ आपको, जब लॉकडाउन लगा था पिछले बार का, इस बार का नहीं, पहले वाला, तो पहले वाले लॉकडाउन में डंडे पड़ते थे पुलिस वालों के, तो हम घर में रहते थे, बीमारी भी कम फैली। अब की बार कोई डंडा नहीं रहा, इसलिए बीमारी बढ़ती गई। तो मैं देखिए उसमें बताता हूँ कि चारों तरफ बंद ही बंद था, बाहर निकलते नहीं थे। कभी मिठाई खाने का भी मन करता था तो घर में बना कर के खाते थे। गोलगप्पे खा रहे हैं या बर्फी बना रहे हैं या रसगुल्ले बना रहे हैं, मज़े ले रहे थे घर में। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे,
और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। घर से भेजा जाता तो बेसन लेके आओ और सूजी लेकर आते थे कि लौट के घर पे। उन दिनों सर्दियां भी बहुत पड़ रही थी, ठंड पड़ रही, तूफान आ रहे थे, बड़े बड़े कष्ट थे पिछले बार में। कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे। और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो लोग टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये मजे के दिन थे सर, और मजे हमेशा लेने चाहिए। लोगों को मजे लेने में भी परेशानी होती है, फ्री में मिल रहे हैं फिर भी नहीं लेते। पार्कों में जाएंगे, फुहारों में आनंद लेंगे, इतनी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शिमला मसूरी और कैंपटी फॉल का पानी गिर रहा है, उससे मजे ले रहे हैं। अरे अब अपने घर में गिरने वाला है कुछ दिन बाद ही, आज पड़ेगा शायद। चारों तरफ बरसात होगी, जिनकी छत टपकने वाली है वो टपकेंगी और भीतर ही कैंपटी फॉल आ जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि आपके सामने दुख हो और उसको सुख में बदल दो। छत टपकती है, लोग रोते हैं और हम हंसते हैं, ऐसे में मजे लेते हैं, सोचते हैं आज फुहारे नीचे से नहीं चल रहे, डायरेक्ट ऊपर से चल रहे हैं। और कई बार ये भी सोचते हैं कि आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मेरा लेंटर तोड़ के मेरे घर में आए। छप्पर फाड़ के तो लोग कहते हैं, लेंटर तोड़ के भी आते हैं। तो उनका स्वागत हम कैसे करते हैं देखिएगा कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और कैसे करते हैं कि मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मजे लेने हो तो हर तरह ले सकते हैं, नहीं तो कहीं मजे नहीं है। आप स्वर्ग में चले जाओ वहाँ भी मजे नहीं है, और कश्मीर चले जाओ वहाँ भी नहीं है। मजे हैं तो घर में हैं, टूटी घाट पर हैं, डोंट वरी। बेड डबल बेड है लोगों के यहाँ, उसमें मजे हैं साहब, डबल बेड है हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ खाट है, तो हमारे यहाँ खटमल भी है, खाट भी है, खटमल भी है। पूरी रात आनंद लीजिए खटमलों के साथ खाट पे। कैसे करते हैं देखिए कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं। और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, आनंद के साथ रहिए कि हम तो रोतों को डॉक्टर साहब कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं।
बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं और घोर पतझड़ में बहारों का मजा लेते हैं और अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं कि अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं और ऊंट गाड़ी में भी कारों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। देखिए टेंशन फ्री, अब तो गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, ये भी टेंशन नहीं है। सुबह सुबह लोग अक्सर कहते सुना है, आज किसका मुंह देख के आया था। हर आदमी अपना ही मुंह देखता है और सवेरे उठते ही मुंह देखेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, या मेरे बाल तो नहीं उड़े हुए बिखरे हुए। तो हम लोग सवेरे जगते हैं तो बाल देखते हैं तो फिर ये रोते नहीं है, ये कहते हैं वो दिन याद आते हैं जब ऐसे झटका मारते थे, ऊपर चले जाते थे बाल और टीचर इन्हें पकड़ करके जब कूटता था तब और हम मज़े आते थे, सारा पढ़ता नहीं है। तो देखिए उस कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और उन दिनों क्या होता था कि पहले पिच अब तो पिच के लटके दिखते हैं कि अब तो पिच के लटके दिखते हैं। टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और जब जुल्फें थीं कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। आप और कहीं जा रहे हैं कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे। वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए और वो रेशम के जाल। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आपने कविताओं का आनंद लिया। सतमोला कवियों की चौपाल आपको अभी तक आनंद के साथ साथ आपको सतमोला प्रोडक्ट्स, चाहे वो बोलते हैं ना कि भैया गोली दे रहा है, मैं आपको गोली दे रहा हूं कुछ देर के लिए चूसने के लिए। जब तक आपने जितना हंसी का खजाना खाया है, कविताओं को पचाया है, कविताओं को पचाने के लिए और कविताओं को आनंद लेने के लिए एक छोटा सा आप कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। तब तक आप सतमोला गोलियों का पनीर भुजिया का आनंद लीजिए सतमोला कवियों की चौपाल। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया।
सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अभी तक आपने आनंद लिया होगा सतमोला कवियों की चौपाल की गोलियों का, आपने उनके पनीर भुजिया का, और बहुत तरह तरह के इसमें उत्पाद हैं उनका आपने आनंद लिया होगा। अब जिनकी बारी है इस विशेष काव्य महोत्सव सतमोला कवियों की चौपाल के 18वें वर्ष में प्रवेश करने पर, उनका नाम होता है, रिश्ते में तो हमारी बुआ होती हैं, उनका नाम होता है डॉक्टर रमा सिंह। मैं डॉक्टर रमा सिंह गाजियाबाद से हूँ और कई वर्षों से मंचों से जुड़ी हुई हूँ, और अभी आपको सुन रही थी, उसके पहले भी कवियों को सुना, बहुत अच्छा लगा। और प्रवीण आर्य बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि सतमोला कवियों की चौपाल में सबको आमंत्रित करते हैं, अलग अलग प्रकार से बुलाते हैं। आज मुझे भी उन्होंने रात को फ़ोन किया अचानक ही, जबकि मेरा भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर रुकूंगी, पर मुझे अच्छा लग रहा था। और अभी तो समय है मेरे पास, पर गोयल साहब यहाँ बैठे हैं, सेठ साहब बैठे हैं और सब बैठे हैं, सबके आगे काव्य पाठ करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि हम महिलाएँ किस प्रकार से आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचती हैं। उनका यहाँ तक पहुँचना बहुत सरल नहीं होता। बड़ी मुश्किल से दिल की बात मैं होठों पे लाई हूँ, बड़ी मुश्किल से दिल की बात मैं होठों पे लाई हूँ, तुम्हारी आँख में बन कर के बदली मैं ही छाई हूँ। कभी सीता, कभी राधा, कभी मीरा बनी मैं ही, कभी सीता, कभी राधा, कभी मीरा बनी मैं ही। जहाँ ने दी मुझे ठोकर मगर मैं मुस्कुराई हूँ, जहाँ ने दी मुझे ठोकर मगर मैं मुस्कुराई हूँ। एक गज़ल का मतला और शेर कहती हूँ, बहुत अध्यात्म की बातें हुई, सब बातें हुई, मैं बहुत छोटी छोटी बात करती हूँ। जो मुझ में ही छुपा बैठा है उसको याद तो कर लूँ, जो मुझ में ही छुपा बैठा है उसको याद तो कर लूँ, उसी की रोशनी से घर को मैं आबाद तो कर लूँ। जो मुझ में ही छुपा बैठा है उसको याद तो कर लूँ, उसी की रोशनी से घर को मैं आबाद तो कर लूँ। चलूँगी साथ में तेरे, वो है पत्थर मगर उसमें छुपी है एक मूरत भी, वो है पत्थर मगर उसमें छुपी है एक मूरत भी। चलूँगी साथ में तेरे, उसे आज़ाद तो कर लूँ। वो है पत्थर मगर उसमें छुपी है एक मूरत भी, चलूँगी साथ में तेरे, उसे आज़ाद तो कर लूँ। और 15 अगस्त आएगा, क्योंकि इस बीच में मैं आऊँगी नहीं, सतमोला बुलाएंगे नहीं, तो उसके पहले तो उसके पहले मैं कुछ देशभक्ति के दोहे मुक्तक देना चाहती हूँ। देखिए, आइए प्यार से हवन कर लें, आइए प्यार से हवन कर लें,
खुशबुओं से भरा वतन कर लें। हंस के चूमा जिन्होंने फांसी को, हंस के चूमा जिन्होंने फांसी को, उन शहीदों को हम नमन कर लें। उन शहीदों को हम नमन कर लें। और आज जो देश के हालात है उस पर मुक्ता कहती हूँ, यज्ञ ना बेचिए ना हवन बेचिए, यज्ञ ना बेचिए ना हवन बेचिए, ना ये हंसता हंसाता चमन बेचिए, यज्ञ ना बेचिए ना हवन बेचिए, ना ये हंसता हंसाता चमन बेचिए। आज कुर्बानियाँ कह रही हैं यही, आज कुर्बानियाँ कह रही है यही, स्वार्थ में डूब कर ना वतन बेचिए, स्वार्थ में डूब कर ना वतन बेचिए। एक संदेश हो, जो भी है पास में बांट कर खाइए, जो भी है पास में बांट कर खाइए, और शहीदों की गाथा को दोहराइए। हे वतन से बड़ा जग में कुछ भी नहीं, है वतन से बड़ा जग में कुछ भी नहीं, नौनिहालों को अपने ये समझाइए, नौनिहालों को अपने ये समझाइए। एक हमारे बीच में हमारे सतमोला कम्युनिटी चौपाल में आज पहली बार हमारे काव्य मंच पे पधारी हैं। वह सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहती हैं। देश की एक सुरीली कवित्री जिनका नाम होता है आभा चौधरी। आभा चौधरी के बारे में केवल मैं इतना कहूंगा, जब आप उनकी कविता और गजल छोटी छोटी बहर की आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आभा चौधरी को मैंने कुछ मंचों पे सुना और मुझे लगा ये हीरा सतमोला कवियों की चौपाल में सजना चाहिए। ये हमारी सतमोला कवियों की चौपाल की एक नवरत्नों में शामिल होने वाली हैं। जहां जोरदार तालियों के साथ आभा चौधरी जी। नमस्कार सभी को। कवियों के मन की चौपाल में मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं आभा चौधरी नोएडा से आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाएं लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी और इस स्टेज पर, इस मंच पर आने के लिए मैं आदरणीय प्रवीण जी को और उनके संगठन को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एक छोटी सी रचना आपके समक्ष है कि बुझने वाले हर दिए न, समय ऐसा चल रहा है, कोरोना का संकट है हमारे बीच में और हर व्यक्ति निराश है, हतोत्साहित है। ऐसे में प्रोत्साहन की इतनी आवश्यकता होती है, हम समझ सकते हैं। तो बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में, बुझने वाले हर दिए ने आकर कहा मेरे कानों में, अंधेरों के झांसों में मत आना, अंधेरों के झांसों में मत आना, पूरब की ओर देख गौर से, फिर आएगी नज़र किरण का उजाला लेकर, फिर आएगी नज़र किरण का उजाला लेकर, बचा कर रख अपनी जज्बाई ज़िंदगी, बचा कर रख अपनी जज्बाई ज़िंदगी, वही खीर सिवैये वही ईद दशहरा लेकर, वही खीर सिवैये वही ईद दशहरा लेकर। थैंक यू, शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं जो अभी आदेश हुआ है, मैं आपके समक्ष एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहूँगी। ये गज़ल भी उसी से प्रेरित है कि इसका संकट के समय में हम किस तरह से अपनी आशाओं को बरकरार रखें, एक सकारात्मक सोच के साथ अपने समाज को, अपने नई पीढ़ी को एक विचार दें। तो गज़ल का मतलब कुछ इस तरह से है। दिल में लेकर प्यारे चले हम, दिल में लेकर
प्यारे चले हम अंगारों के पार चले हम अंगारों के पार चले हम दिल में लेकर प्यारे चले हम। शुक्रिया। आफत की टेढ़ी राहों पर आफत की टेढ़ी राहों पर आफत की टेढ़ी राहों पर मुड़ मुड़ कर हर बार चले हम मुड़ मुड़ कर हर बार चले हम अंगारों के पार चले हम दिल में लेकर प्यार चले हम। और शेर अर्ज है। उनकी राह में फूल बिछा कर उनकी राह में फूल बिछा कर उनकी राह में फूल बिछा कर दिल से लगाए हार चले हम। शुक्रिया शुक्रिया। दिल से लगाए हार चले हम अंगारों के पार चले हम दिल में लेकर प्यार चले हम। और शेर देखिए। रोज लिखेंगे नई इबारत रोज लिखेंगे नई इबारत रोज लिखेंगे नई इबारत लेकर प्रण इस बार चले हम लेकर प्रण इस बार चले हम अंगारों के पार चले हम दिल में लेकर प्यार चले हम। जीवन के सूखे सरगम में जीवन के सूखे सरगम में जीवन के सूखे सरगम में गाकर राग मल्हार चले हम गाकर राग। शुक्रिया। सतमौला कवियों की चौपाल में अब मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता हूं वह साहित्य कला और काव्य जगत का एक ऐसा सम्मिश्रण है, ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का नाम अगर मैं कहूं तो वो नाम होता है भुवनेश सिंघल का। भुवनेश सिंघल साहित्य क्षेत्र में जहां इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के महामंत्री के रूप में आप कार्य करते हैं, जहां आप वैभव वेलफेयर सोसाइटी का काम करते हैं, जहां आप अन्य कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, वहीं आप प्रसिद्ध ओज कवि हैं। उनकी अलग अलग प्रकार की उनकी रचनाएं हैं, लेकिन आज मैं उनको जिस एक कविता के एक नए रंग के रूप में मैं उनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उनकी जो कविता है वो इतनी संवेदनाओं से भरी हुई है, आप सोचने में मजबूर कर देंगे कि कविता क्या इतनी ताकत रखती है। कविता यदि आंसू ला सकती है, कविता यदि क्या नाम आपके होठों पे मुस्कुराहट ला सकती है, तो कविता आपको चिंतनशील भी बना सकती है। कविता आपको बचपन में भी ले जा सकती है, कविता आपको बुढ़ापे में भी ले जा सकती है। निश्चित तौर पे जो भुवनेश सिंघल जी, आज मैं उसको रहस्य को भूमिका में खोलना नहीं चाहता, जिस कविता को आज प्रस्तुत करने वाले निश्चित तौर पर ये हमारे सतमौला कवियों की चौपाल की एक एसेट्स बनने जा रही है। जोरदार तालियों के साथ भुवनेश सिंघल जी का हार्दिक स्वागत।
जो केवल भावनाओं की कविता है, हृदय की कविता है। हमारे मध्य में विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जिनका आज एक अलग रंग देखने को मिला। कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम में वो कवि के रूप में उपस्थित हुए, ये हम सब कवियों के लिए, मित्रों के लिए गर्व का विषय है। मोहिंदर गोयल जी विधायक कवि के रूप में हमारे बीच में हैं, ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है। और अनिल मित्तल जी ने जो ये पूरा कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रवीण आर्य जी हम सब लोगों को जोड़कर, इकट्ठा कर कर एक जगह एकत्रित होने का अवसर देते हैं, एक दूसरे को जानने का अवसर देते हैं। साहित्य के पटल के माध्यम से हमारे ही हृदय की भावनाओं को दूर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके लिए प्रवीण आर्य जी को भी मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। एक कविता पिता के ऊपर, संवेदनाओं की कविता, भावनाओं की कविता। सबके जीवन में पिता का अहम योगदान होता है और बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं उनमें तो ज़्यादातर वो स्वयं भी पिता हैं। उसी पिता शब्द को जोड़कर एक भावनाओं की कविता कि एक बच्चे के हृदय से कभी कभी क्या निकल सकता है। पिता पर बहुत लिखा है मैंने, अक्सर माँ पर बहुत लिखा गया। मेरे जीवन में ईश्वर की विशेष कृपा रही कि मैंने पिता पर बहुत लिखा है। उनमें से एक छोटी सी रचना आपके बीच रखता हूँ कि यूं ही एक दिन लेटे लेटे कुछ सोचने लगा। एक पुत्र के हृदय की बात देखिए कि एक दिन लेटे लेटे यूं ही कुछ सोचने लगा। पापा के अक्स को तस्वीर में खोजने लगा और ऐसे लगा कि जैसे पापा ईश्वर होने का एहसास गढ़ते हैं। ऐसे लगा कि जैसे पापा ईश्वर होने का एहसास गढ़ते हैं। और दूसरे ही क्षण मन में आया क्या कभी पापा भी मरते हैं? दूसरे ही क्षण मन में आया क्या कभी पापा भी मरते हैं? कविता सुनिए, पिता कहाँ मर रहे हैं। कविता बताता हूँ कि पापा की आंखों में उस दिन कैसी चमक थी, पिता की आंखों में उस दिन कैसी चमक थी। मेरे जन्म की खबर पाकर दिल में कैसी धमक थी। पापा बनने की खबर पाकर वो खुशियों में खो गए। पापा बनने की खबर पाकर पापा खुशियों में खो गए। घर के मंदिर में बैठकर प्रभु के सम्मुख रो गए। और प्रभु तूने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। मेरी खुशियों का खजाना मेरी गोदी में दिया है। खुशियों में खोए खोए पापा अस्पताल आ गए। खुशियों में खोए खोए पापा अस्पताल आ गए। डॉक्टर के वो शब्द पापा के कानों में समा गए। बेटा काफी कमजोर है, इसे नर्सरी चाहिए। बेटा काफी कमजोर है, बहुत संवेदनाओं की बात कर रहा हूं कि बेटा काफी कमजोर है, उसे शीघ्र नर्सरी चाहिए। 1 लाख का बंदोबस्त करके जल्द से जल्द लाइए। और गरीबी में जूझते पापा ने तब पैसों के इंतजाम तो करे थे। गरीबी में जूझते पापा ने तब पैसों के इंतजाम तो करे थे। पर वो पहला अवसर था जब मेरे पापा पहली बार मरे थे। वो पहला अवसर था जब मेरे पापा पहली बार मरे थे। और कविता आगे देखिए किस तरह से हो सकती है। एक बच्चे के मन की भावनाएं देखिएगा अपने पिता के प्रति कि मेरी खुशियों का सपना पापा अक्सर ही देखते थे। मेरी खुशियों का सपना पापा अक्सर ही देखते थे। हर चीज अच्छी से अच्छी देंगे वो यही सोचते थे। एक दिन मेरे पापा ने एक अच्छा स्कूल तलाशा। मेरा एडमिशन कराने की मन में ठान ली आशा। और यूं तो पापा जवान थे और उम्र मुश्किल से 30 थी। उस समय की बात बताता हूं आपको। यूं तो पापा जवान थे और उम्र मुश्किल से 30 थी। पर उनकी जवानी पे भारी स्कूल की एडमिशन फीस थी। और इतने पैसों के इंतजाम में वो जाने कितना डरे थे। सच कहूं तो उस दिन मेरे पापा दूसरी बार मरे थे। सच कहूं तो उस दिन मेरे पापा दूसरी बार मरे थे। और पंक्तियां देखिए कि पापा का सम्मान बहुत था पर गरीबी के मारे थे। पापा का सम्मान बहुत था पर गरीबी के मारे थे। पैसों की तंगी से वो न जाने कितनी बार हारे थे। उनका एक ही सपना था कि बेटा मुझसे भी बड़ा हो जाए।
उनका एक ही सपना था, उनका एक ही सपना था कि बेटा मुझसे भी बड़ा हो जाए, बेटे की अच्छी नौकरी हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मेरी नौकरी के लिए जाने कितनों से मिन्नतें हजार कर दी, न जाने किस किस के पैरों में अपनी दस्तार रख दी, और मेरी खुशियों के लिए पापा बिल्कुल सिर फिरे थे, मेरी खुशियों के लिए पापा बिल्कुल सिर फिरे थे। मेरी खातिर पापा उस दिन फिर एक बार मरे थे, मेरी खुशियों के लिए पापा उस दिन फिर एक बार मरे थे। और अंतिम पंक्तियां सार कहने की कोशिश करता हूं कि संघर्ष इतने थे कि वो संघर्षों के शिकार हो गए। संघर्ष इतने थे कि वो संघर्षों के शिकार हो गए। मात्र 50 की उम्र में पापा बीमार हो गए और अस्पताल के आए दिन ही चक्कर कटने लगे। धीरे धीरे उनकी उम्र के दिन और घटने लगे। अंततः अब तो ऑपरेशन की नौबत आ गई। खर्चे की बात उनके चेहरे की रौनक खा गई और 3 लाख रुपयों का कोई मददगार ना हुआ। कि 3 लाख रुपयों का, जीवन की सच्चाई देखे कि 3 लाख रुपयों का कोई मददगार ना हुआ। घर बेचने को पापा का दिल तैयार ना हुआ। और फिर उस रात एक फोन कॉल पर हम सब कितना सिहरे थे। वो पापा की अंतिम रात थी। उस दिन पापा अंतिम बार मरे थे। धन्यवाद आपको। मैं एक ऐसे बच्चे जिसके अंदर आप जब कविता उस बच्चे की आप सुनेंगे, हरिओम पवार जी की छवि नजर आएगी, वही तेवर नजर आएगा। उस बच्चे का नाम होता है, नवांकुर बच्चा है, अभिषेक द्विवेदी। मैं अभिषेक द्विवेदी रीवा मध्य प्रदेश से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं हमारे धर्म में। माफ़ी चाहूँगा, कुछ लोग मेरे कथन से असहमत होंगे, लेकिन मैंने एक भी नहीं देखे। मैंने इस धरा पर जो हमारे सैनिक थल सेना, जल सेना, वायु सेना पर रात दिन तैनात हैं, उन्हीं को देवता मानकर सबसे पहले मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं सतमोला के इस आयोजन में आयोजक मंडली का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया। मैं मूलतः वीर रस का कवि हूँ और राजनीति का घोर विरोधी हूँ, राजनीति के विसंगतियों का घोर विरोधी हूँ। माफ़ी चाहूँगा। मैं बातें करता हूँ कश्मीर की घाटी की, मैं बातें करता हूँ कश्मीर की घाटी की, मैं बातें करता हूँ अंगार भरी माटी की, मैं बातें करता हूँ भूखों की रोटी की, मैं बातें करता हूँ अबला की बोटी की, मैं बातें करता हूँ नेताओं के विचारों की, मैं बातें करता हूँ दिल्ली के संस्कारों की। सारी सत्ता सिमट चुकी है वोट बैंक के कर्मों में, फिर कहीं ना देश बांट दे जाति पात व धर्मों में, फिर कहीं ना देश बांट दे जाति पात व धर्मों में। एक डर को लेकर मैं जी रहा हूँ, उसी को मैंने कविता में अपने लिखा है। मंदिर भी ना प्यारा इनको मस्जिद भी ना प्यारा है, मंदिर भी ना प्यारा इनको मस्जिद भी ना प्यारा है, जिस दल का भी बहुमत होता धर्म यही हमारा है। चुनावों में तुम जाकर देखो कोरे वादे आते हैं, सत्ता पाकर सत्ता मद में भूल हमें ये जाते हैं, सत्ता पाकर सत्ता मद में भूल हमें ये जाते हैं। सत्ताधीशों को देखो मैं खाने में जाते हैं, सत्ताधीशों को देखो मैं खाने में जाते हैं, रैली में इनको देखो ये धर्म गुरु बन जाते हैं। कोर्ट में जाकर फाइल देखो नाम पड़ा दुष्कर्मों में, फिर कहीं ना देश बांट दे जाति पात व धर्मों में, फिर कहीं ना देश बांट दे जाति पात व धर्मों में। पूरी घाटी सिसक रही है गोली व बम्बारों से, पूरी घाटी सिसक रही है गोली व बम्बारों से, पूरा देश दहल रहा अलगाववाद के नारों से, सैनिक तड़प रहे इन नेताओं के विचारों से, जाकर देखो शीश झुक रहे कुत्तों और सियारों से, सूरज की मैत्री होती है जुगनू व अंधियारों से, विघटन की बदबू आती है सत्ता के गलियारों से, विरोध किसी का नहीं लिख रहा चित्कार लिख रहा मर्मों में, फिर कहीं ना देश बांट दे जाति पात व धर्मों में,
फिर कहीं ना देश बांट दे जाति पात व धर्मों में। मैंने मानसरोवर के पंकज को रोते देखा है, मैंने मानसरोवर के पंकज को रोते देखा है। मैंने हंस सभाओं में कौवों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने हंस सभाओं में कौवों का अभिनंदन होते देखा है। अब हिमालय की चोटी शर्मिंदा होती है, अब हिमालय की चोटी शर्मिंदा होती है। गांधी जी की श्वेत लंगोटी रोती है, अंकित है पक्षपात सभा का महाभारत के पन्नों में। फिर कहीं ना देश बांट दे जाति पात व धर्मों में, फिर कहीं ना देश बांट दे जाति पात व धर्मों में। कई बार सहज हम अपने आसपास जब हम होते हैं तो हम अपने व्यक्ति को गुण स्वभाव पहचान नहीं पाते। वो कभी कभी ऐसा अनायास मौके मिल जाते हैं जब ऐसे अवसर होते हैं, या तो शादी उत्सव होते हैं, जन्मोत्सव होते हैं, तो ऐसे अवसर पर ये कला निखर के आती है। तो ऐसे सामने मेरे पुत्रवधू, मेरे अनुज सरीखे पंकज प्रजापति जी की धर्मपत्नी सरिता प्रजापति को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए, एक सुंदर से गीत के साथ अपनी प्रस्तुति रखिए। निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा, आप भरपूर आशीर्वाद दें। सरिता प्रजापति। लेकिन मैंने माँ पर कोई कविता नहीं लिखी, मुझसे शब्द ही नहीं जुड़ते, माँ किसी शब्द में मुझसे बयान नहीं होती। आज मेरे समक्ष मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करती थी, तो उन्हीं को सोचकर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हकीकत ना हो ये लेकिन, हकीकत ना हो ये लेकिन, चाहे कोई स्वप्न बन जाए, वक्त ये फिर बदल जाए, ये सरिता छोटी बन जाए। वक्त ये फिर बदल जाए, ये सरिता छोटी बन जाए। हकीकत ना हो ये लेकिन, चाहे कोई स्वप्न बन जाए। स्वर्ग की नगरी से पापा, स्वर्ग की नगरी से पापा आज फिर लौट आए हैं। मैंने कुछ नहीं मांगा फिर भी उपहार लाए हैं, मैंने कुछ नहीं मांगा फिर भी उपहार लाए हैं। माँ भी खूब हर्षाई है, आज फिर सज के आई है। माँ भी खूब हर्षाई है और आज फिर सज के आई है। भाई ने आज पापा से फिर छोटे की शिकायत लगाई है। छोटा रोते हुए बोला, बोलो इसे प्यार से समझाए। छोटी गले लग कर बोली है, पापा मेरे लिए हो क्या लाए। वक्त ये फिर बदल जाए, ये सरिता छोटी बन जाए। हकीकत ना हो ये लेकिन, चाहे कोई स्वप्न बन जाए। पापा पास मेरे हैं, हम चारों उनको घेरे हैं। हम 4 बहन भाई हैं, इसलिए मैंने ये कविता में अपने आप को जोड़ा है। पापा पास मेरे हैं, हम चारों उनको घेरे हैं। गोदी में कौन बैठेगा इस बात पर लड़ रहे हैं। माँ गुस्से में आती है और हमें डांट कर जाती है। माँ गुस्से में आती है और हमें डांट कर जाती है। कुछ सुन लो तुम भी सब इनकी, इनको वापस भी जाना है। कुछ सुन लो तुम भी सब इनकी, इनको वापस भी जाना है। हम यूं टकटकी बंधाए हैं, इनको वापस क्यों जाना है। हम यूं टकटकी बंधाए हैं कि इनको वापस क्यों जाना है। माँ रो कर के कहती है कि ये ख्वाब है मेरा, कैसे हकीकत बन जाए। वक्त ये फिर बदल जाए, ये सरिता छोटी बन जाए। स्वप्न ना हो ये लेकिन, चाहे कोई हकीकत ना हो ये लेकिन, चाहे कोई स्वप्न बन जाए। पापा हंस के बोले हैं, पापा हंस के बोले हैं, तुम्हारी माँ किरदार है मेरा। पापा हंस के बोले हैं, तुम्हारी माँ किरदार है मेरा। तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम मुझे छू नहीं सकते, वो एहसास है मेरा। जब भी मुझको बुलाओगे अपने ही पास पाओगे। माँ की आँखों में मेरा और बातों में व्यवहार पाओगे। मैं जी नहीं पाया, मैं जी नहीं पाया, पर जीने की हसरत थी। माँ को प्यार कर लो तुम, मेरी हसरत निकल जाए। वक्त ये फिर बदल जाए, ये सरिता छोटी बन जाए। हकीकत ना हो ये लेकिन, चाहे कोई स्वप्न बन जाए। पापा कहते हैं, परिस्थिति जैसी भी हो चाहे, परिस्थिति जैसी भी हो चाहे, तुम्हें जुड़कर रहना है, तुम सबको मिलकर रहना है। पापा का ये कहना है। तुम सम्मान हो मेरा, तुम अभिमान हो मेरा। मेरे दिल की दुआ है ये आंगन गुले गुलजार हो जाए। तुम्हारे जीवन का हर दिन खुशियों का त्योहार हो जाए। वक्त ये फिर बदल जाए, ये सरिता छोटी बन जाए। हकीकत ना हो ये लेकिन, चाहे कोई स्वप्न बन जाए। आँखें खुल गई मेरी,
स्वप्न टूट गया था मेरा। आंखें खुल गई मेरी, स्वप्न टूट गया था मेरा। न पापा थे न परछाई, फिर भी सुकून में था मन मेरा। न पापा थे न परछाई, फिर भी सुकून में था मन मेरा। तारा बनकर छुप गए पापा, ऊंचा नील गगन है। तारा बनकर छुप गए पापा, ऊंचा नील गगन है। नाती पोतों वाला आज मेरी माँ के घर का वो आंगन है। नाती पोतों वाला आज मेरी माँ के घर का वो आंगन है। सिमट कर रह गई थी मैं, सिमट कर रह गई थी मैं। काश एक बार हो जाए, सपना बार बार हो जाए। पापा कुछ और कह जाएं, पापा कुछ और कह जाएं। वक्त ये फिर बदल जाए, वक्त ये फिर बदल जाए। ये सरिता छोटी बन जाए। हकीकत ना हो ये लेकिन चाहे कोई स्वर्ग स्वप्न बन जाए। धन्यवाद। एक गीत मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी, छोटा सा है। सब रंग काफुर हो गए तेरी यादों के, सब रंग काफुर हो गए तेरी यादों के। कुछ तेरी यादें हरी सी रहती हैं, कुछ तेरी यादें हरी सी रहती हैं। ये कविता मैंने इस बात को सोचकर लिखी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सोचे कि हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वो अंकुर फूटता रहता है। वो तरवर नहीं बन पाता पर अंकुर तो हमेशा ही रहता है। बेहताशा बोलती आँखें मेरी, बेहताशा बोलती आँखें मेरी। एक तू है जो लफ्ज़ों पे रूठी रहती है, एक तू है जो लफ्ज़ों पे रूठी रहती है। रंग काफुर हो गए तेरी यादों के, कुछ तेरी यादें हरी सी रहती हैं। मन के सागर पर तो पाया है काबू, मन के सागर पर तो पाया है काबू। एक हसरत है मचलती रहती है, एक हसरत है मचलती रहती है। सूख गए तेरे दिए वो सब गुलाब, सूख गए तेरे दिए वो सब गुलाब। जिनकी खुशबू से किताबें महकती हैं, जिनकी खुशबू से किताबें महकती हैं। तुमसे जुड़ी हूँ मैं यही बस सोच कर, तुमसे जुड़ी हूँ मैं यही बस सोच कर। चाहतें सबकी कहाँ पूरी होती हैं, ये ज़रूरी नहीं चाँद पूरा ही खूबसूरत हो, ये ज़रूरी नहीं चाँद पूरा ही खूबसूरत हो। आधे चाँद से भी चाँदनी सी निखर जाती है, आधे चाँद से भी चाँदनी सी निखर जाती है। रंग काफुर हो गए तेरी यादों के, रंग काफुर हो गए तेरी यादों के। कुछ तेरी यादें हरी सी रहती हैं, कुछ तेरी यादें हरी सी रहती हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे कवि जो 4-5 साल से निरंतर हमारे काव्य मंच पे आ रहे हैं, सतमोला कवि चौपाल। उनका नाम होता है अरुण साहिबाबादी। जोरदार ताली के साथ अरुण साहिबाबादी। सबसे पहले मैं आदरणीय अनिल मित्तल जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। आदरणीय प्रवीण आर्य जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक इतने सुंदर कार्यक्रम की रचना की जो आज सारे भारत में प्रसिद्ध हो रहा है और इससे नवोदित कवि
ये विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ सर, जो है फूल फल का जहान होता है, पंछियों का मकान होता है, राहगीरों की जान होता है, खुश्क धरती की शान होता है, और चूल्हे जलाता है कट कर पेड़ कितना महान होता है। धन्यवाद। पेड़ कितना महान होता है। और एक मुक्तक देखिए, फूल होता है जैसे चमन के लिए, जैसे होती है मूरत भजन के लिए, जैसे होता है सूरज गगन के लिए, तुम भी ऐसे बनो इस वतन के लिए, तुम भी ऐसे बनो इस वतन के लिए। और देखिए इसमें एक मुक्तक और पढ़ा हूँ, इसमें एक शब्द है गौतम। गौतम का अर्थ है गौतम बुद्ध। तो आप गौतम बुद्ध की घटना को ध्यान में रखिएगा और ये मुक्तक सुनिएगा आप, जो है फेरे के वक्त तुमने उठाए थे जो बचन, शादी के बाद उनको भुलाना गुनाह है। फेरे के वक्त तुमने उठाए थे जो बचन, शादी के बाद उनको भुलाना गुनाह है। गौतम तुम्हारा कैसा ही मकसद सही मगर, गौतम तुम्हारा कैसा ही मकसद सही मगर, बीवी को सोता छोड़ के जाना गुनाह है। बीवी को सोता छोड़ के जाना गुनाह है। और देखिए हम अपने माँ बाप को पहचान नहीं पाते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन वो क्या अनुभव करते हैं उसका हमें जो है इल्म नहीं हो पाता। ये देखिए, वक्त के साथ चलना ही काफ़ी नहीं, वक्त के आगे भी सोचना चाहिए। अपने माँ बाप को जानने के लिए, अपने माँ बाप को जानने के लिए, बूढ़ा बन कर कभी देखना चाहिए। बूढ़ा बन कर कभी देखना चाहिए। और अब जो है हालात पर पढ़ा हूँ दो क़तात। उसे सदमे दिए थे जिंदगी ने, मगर तोड़ा हमारी बेहिसी ने। उसे सदमे दिए थे जिंदगी ने, मगर तोड़ा हमारी बेहिसी ने। सुनो सिक्कों की
झनकारें हटाकर सुनो सिक्कों की झनकारें हटाकर कहा है कुछ किसी की खुद कुशी ने। और देखिए एक मुक्तक और देखिए, पत्थर के पोशाक पहनकर कांटों का एहसास नहीं है, लेकिन फूलों को छूने का सुख भी मेरे पास नहीं है, सुख भी मेरे पास नहीं है। और देखिए एक मुक्तक, ना खिड़की और ना है दर, फिर भी ये लगता है घर, धरती के एक टुकड़े को ही मैंने देखा मुड़ मुड़ कर। सतमौला कवियों की चौपाल आपका अपना चलाया हुआ एक अभियान है। सतमौला कवियों की चौपाल इसलिए प्रारंभ हुआ था कि जो मंचों पे कवि सम्मेलनों में कविता प्रदर्शित हो चुकी थी, कविता एक भद्दे चुटकुलों का नाम हो चुकी थी, आने वाली पीढ़ी भद्दे चुटकुले अश्लील प्रस्तुति को ही कविता ना समझ बैठे, कविता ना जान पाए। कविता को कविता के रूप में प्रस्तुत करना कोई हमारा आदर्श काम नहीं कर रहे, किंतु केवल इतना हमारा प्रयास जरूर रहता है, कविता कविता रहे, चुटकुला चुटकुला रहे, लाफ्टर लाफ्टर रहे, और कविता को कविता के रूप में जानना चाहिए। ये हमारा अभियान है। आप सतमौला कवियों की चौपाल में आप हमारे साथ सहयोग करें, आए। यदि आप नामांकुर हैं, आपको कुछ समझते कि मैं लिख सकता हूं या लिख रहा हूं, निसंकोच आप हमसे संपर्क करें, हम आपको अपने कार्यक्रम में स्थान देंगे। हमारे केवल नामांकुर नहीं है, दर्शकों में से भी अगर किसी को गलती से कविता के कीड़े ने काट लिया तो वो भी यहां पर आके प्रस्तुति दे सकता है। उसका हमने एक अलग स्लॉट होता है, सबसे आखिर में। कम से कम वो देख के खुश हो सकता है कि देखो मैं टीवी पे आया हूं, मैं देखो पढ़ रहा हूं। और उसमें एक ये हमारी जिसको बोलते हैं वर्कशॉप भी होती है। सतमौला कवियों की चौपाल केवल कविता का कार्यक्रम का नाम नहीं, एक वर्कशॉप भी। तो सतमौला कवियों की चौपाल से जुड़ने के लिए आप हमारे से निरंतर हमारे साथ जुड़ने के लिए टीवी स्क्रॉल पर चल रहे जो नंबर है 9711182183 पर हमसे संपर्क करें, जुड़ जाइए हमारे साथ आजीवन सहयोगी के रूप में हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े। और सतमौला कवियों की चौपाल में निरंतर हर 6 माह के बाद काव्य पाठ करने के लिए आप पात्रता आपके पास प्राप्त हो जाती है। तो देर ना कीजिए, सतमौला कवियों की चौपाल में आप हमें फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9711182183। तो मिलते हैं अगले रविवार सतमौला कवियों की चौपाल में नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमौला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमौला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था
कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने वाले टाइम, आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। आज इस कवियों के चौपाल में हमारे बीच उपस्थित रहे परम आदरणीय रामनिवास गोयल जी, अध्यक्ष विधानसभा दिल्ली प्रदेश। ऐसा लगता है कि दिल्ली प्रदेश के अति लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी, सब आज यहाँ कवि उपस्थित हैं, मुझको छोड़कर शायद। और कवि राजनीति पर कविता कहते हैं, बहुत कविताएं कहते हैं, अच्छी कटाक्ष करने वाली। पर आज राजनीति को पहली बार कविता करते मैंने इस मंच पर देखा है। रामनिवास जी की कविता हमने सुनी, फिर महेंद्र भाई जी का क्या कहना है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, यही शब्द है। जब ऐसे राजनीतिक भी होंगे जिनका साहित्य से इतना गहरा नाता हो, तो फिर राजनीति दिग्भ्रमित कैसे हो सकती है। मुझे बहुत संतोष है, मुझे बहुत गर्व है कि साहित्य और राजनीति का जब तालमेल हो जाएगा तो देश में जो घालमेल है वो स्वयं छट जाएगा। मुझे प्रवीण जी का प्रेम मिलता है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, अपने परिवार में कविताएं मैं भी लिखता हूँ, पर मैं कोई पब्लिक जो है कोई जनता कवि नहीं हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या कविता से क्या, कहते हैं कि दूर दूर तक नाता नहीं है। पर प्रवीण जी मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं। हम एक संस्था में सहयोगी के रूप में काम करते हैं। वो मुझे प्रेम देते हैं, मुझे आदर देते हैं और मुझे यदा कदा ऐसी सभाओं में आने का निमंत्रण देते हैं जिसे मैं चाहकर भी कभी ना नहीं कर पाया। आज भी ऐसी ही कुछ उनका निमंत्रण मुझे मिला, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। कुछ कविताएं मैं नहीं भी सुन सका, मैं थोड़ा देरी से आया था, परंतु मुझे लगा कि अजनबी जी को सुनने के बाद मैंने सब कवियों को सुना, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सभी प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो आज की सभा के मुख्य अतिथि थे श्री रामनिवास गोयल जी का और श्री महेंद्र गोयल जी का, जो शायद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूँ मेरे ही विधायक है, ऐसा है। मैं रोहिणी में रहता हूँ। मैं आपका
हाँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप ऐसे ही हम सब कवियों को आप प्रेरणा स्रोत बनते रहें, बने हैं, बनते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अनिल जी के बारे में आज मेरा पहली बार उनसे संपर्क हुआ है, मिलना हुआ है। प्रवीण जी बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी, बहुत तारीफ़ करते हैं। जब ये तारीफ़ करते हैं तो मुझे जेलसी भी होती है सच कहूँ तो मैं इनसे कभी कभी कहता था कि आप मुझसे मिलवाते क्यों नहीं हैं, तो कहते थे भाई साहब आपको कभी मिलवाऊँगा। तो आज आपसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। आप जो संरक्षक के नाते से जो इस मंच को जो आप देते हैं, आपको ईश्वर उससे कई गुना और करके वापस लौटाए और आप उसका भी कई गुना करके इस साहित्य को वापस लौटाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब कवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप देश को, समाज को जो दे रहे हैं, ऐसे ही समाज को और जैसे कहते हैं दिल मांगे मोर, है ऐसा ही और ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये राष्ट्रभक्ति आप बांटते रहें और हम सबका जो है आप जो है प्रेरणा ऐसी हमें देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।